हेलो एवरीवन। तो आज मेरे साथ है आकृति। आकृति की जो नीट की जर्नी है वो बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है, इसलिए आकृति को आज मैंने इनवाइट करा है चैनल पे। तो सबसे पहले आकृति, थैंक्स, आपने ज्वाइन करा और आप अपनी जर्नी शेयर करोगे आप पे सभी लोगों के साथ। तो सबसे पहले वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू पुलकित। तो आपने अपना ट्वेल्थ कब पास करा था? मतलब एक थोड़ा सा आप अपना जर्नी के बारे में ब्रीफली बता दो, फिर अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं उसको। हाँ, so I passed out of 12th in 2010 हाँ हाँ। and then I joined BITS Pilani to pursue my dual degree course in MSc Economics and Triple E BTech. Then I passed out of BTech and Economics in 2015. Then I joined a couple of startups to work in. तो मैंने I think around 5 to 5.5 years काम किया है in Bangalore. And in 2021, I gave my NEET first attempt after studying for about 11 to 12 months. And I cleared it with a score of 676. And I joined North DMC Medical College in Delhi, which is affiliated to Hindura Hospital. It's a government college. And I'm currently towards the end of first year in case I clear my exams. So I'll go to second year in a month. तो आकृति, मतलब बेसिकली मैं थोड़ा सा खुद से भी रिलेट कर पा रहा हूँ ये जर्नी, क्योंकि 11 ट्वेल्थ में मेरे पास भी सिर्फ मैथ्स ही था। ट्वेल्थ के बाद में मैंने बायोलॉजी लिया और फिर मैंने प्रिपरेशन करा। तो मतलब बेसिकली ऐसा होता है कि ऐसा कौन सा, मतलब ये था जब आप 11th क्लास में 10 से 11th में जा रहे थे, तो कौन सी पहली ऐसी चीज थी जिसमें कि आपको ये करा कि आपको मैथ्स में जाना है, आपको मतलब आईआईटी वाले फील्ड में ही जाना है, आपको इंजीनियरिंग ही करना है? तो वो कौन सी चीज थी जिसमें आपने डिसाइड करा कि आपको मेडिकल नहीं करना, आपको इंजीनियरिंग साइड जाना है? सबसे पहले उसके बारे में एक बता दी। So I had both maths and biology in 11th 12th to ओके। keep my options open technically. But मैंने coaching जो है IIT की थी because I have a cousin who was at IIT Bombay उस समय and he used to come home a lot. तो मतलब मैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस थी तो वो मुझे बोलते थे कि मेडिसिन इज अ वेरी लॉन्ग करियर, 10 साल लगेंगे, या फिजिक्स इज गुड या मैथ्स इज डिसेंट, तो तुम इंजीनियरिंग अच्छा कर सकते हो, मतलब व्हाई डोंट यू यू नो ट्राई टू बिकम एन इंजीनियर रादर देन। आई यूज टू टेल माई पेरेंट्स एंड आई यूज टू थिंक टिल नाइन्थ कि मुझे सर्जन बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। बट 10th के अराउंड आई फेल्ट कि हाँ, मैथ्स physics is decent, so I can become an engineer. So let's become an engineer. It was pretty much like that. Nothing extraordinary. ओके। तो जब आपने 11 ट्वेल्थ, ऑब्वियसली आपके पास दोनों सब्जेक्ट रहे थे, फिर आपने ट्वेल्थ के बाद में इंजीनियरिंग में एडमिशन लगा लिया। तो इस जर्नी के बीच में जब तक आपकी बीटेक चल रही थी, या फिर आपने जैसे बताया 2015 से 20 तक आपने स्टार्टअप्स में भी ज्वाइन कर रखे थे कुछ स्टार्टअप्स, तो इस जर्नी के बीच में 2010 से 2020 के बीच में कभी आपके दिमाग में आया कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए था? तो या फिर वो कौन सा एग्जैक्ट पॉइंट था, कौन सा ट्रिगर था जब आपने डिसाइड करा कि नीट के लिए ट्राई करते हैं, डॉक्टर बनते हैं? ये कौन सा ट्रिगर था मेन? सो आई थिंक एट द बैक ऑफ माई हेड मेरे को हमेशा लगता था कि अगर मैं डॉक्टर बनती तो कैसा होता, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज गुड एट बायोलॉजी। मैंने 11th 12th में, बिकॉज आई वॉज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड मेरा पूरा टाइम कोचिंग और स्कूल में चला जाता था, तो आई हार्डली हैड टाइम टू गिव टू बायोलॉजी। इनफैक्ट आई ऑलमोस्ट फेल्ड इन माई प्री बोर्ड्स इन 11th इन बायोलॉजी बिकॉज मैं पढ़ती नहीं थी। एंड 12th में मतलब बिकॉज पढ़ना होता है, मार्क्स तो लाने ही है, तो मैंने एक महीने में पूरी बायोलॉजी की थी एंड I had 94%. So that made me, I always had this in mind कि I'm good at it. Like I get good marks and I had a good grasp at it. तो मैं ऐसे सोचती थी कि यार अगर मैं मेडिसिन करती तो कैसा होता पता नहीं, बट बिकॉज आई नेवर एक्चुअली वर्कड इन स्टार्टअप जो कि इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से थे, मतलब आई वॉज बेसिकली हेडिंग ऑपरेशंस या फिर लुकिंग इन टू ओवरऑल मैनेजमेंट, तो वो इंजीनियरिंग जॉब्स नहीं थे, दे वर मोस्टली जनरलाइज जॉब्स। सो ओके। बट आई डिड नॉट लाइक इंजीनियरिंग। जब मैं पिलाने गई थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था एंड आई रियलाइज कि इंजीनियरिंग, कोर इंजीनियरिंग इज नॉट फॉर मी। बट obviously because once you have entered so you have to basically pass through it and कुछ तो कर लो, तो वैसा था। बट लास्ट माई लास्ट जॉब वॉज इन अ मेडिकल स्टार्टअप एंड वहाँ पे आई यूज टू वर्क विद अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स। तो
आई यूज टू जोक विद देम कि अरे मुझे भी डॉक्टर बनना था, सो वन ऑफ देम यूज टू से कि अरे तो अब बन जाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो मुझे नहीं यार, आई एम 27, हाउ कैन आई बिकम अ डॉक्टर नाउ, इट्स टू लेट, आई मीन ऐसे थोड़ी होता है। नहीं नहीं, ऐसा चलता है, उसमें क्या है, मतलब यू नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो ऐसे ऐसे करके मजाक होते थे, एंड देन over the years, in the last 2 3 years, I realized कि मतलब I had a lot of money, I was at good positions, but मुझे इतना मजा नहीं आ रहा था लाइफ में, मतलब यू नो आई वाज लाइक कि क्या ही करना है, मतलब सब पता नहीं, लाइक व्हाट इज द पॉइंट, यू नो। सो आई डिड दिस इकिगाई एक्सरसाइज विद माय करियर कोच, एंड उसमें ऐसा होता है कि मतलब what is ideal career for you, what you're good at, what the society wants, who will pay you money, and there's one more aspect I forgot. um, and what is your passion. These are the four circles that intersect to give you an answer ki what you should be doing in life. It's a Japanese concept. So ओके। तो मैंने वो चीज की, तो मतलब आई फेल्ट एज इफ, मतलब जैसे यूपीएससी आईएएस लोग बोलते हैं ये कर लो क्योंकि अब तो इंजीनियरिंग कर ली। आई डोंट बिलीव इन थिंग्स कि एक बार ये कर लिया तो हम नेक्स्ट स्टेप में ये करना है, मतलब ठीक है यार, एक लाइफ है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ जो करना है कर लो, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू सपोर्ट योर सेल्फ, एज लॉन्ग एज योर कंडीशन सपोर्ट यू, एज लॉन्ग एज यू आर ओके लिविंग थ्रू इट, मतलब ठीक है। तो आई थिंक मेडिसिन मेड अ लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज एक तो मेरा वो इंटरेस्ट रीइग्नाइट हो गया आफ्टर वर्किंग इन दैट मेडिकल स्टार्टअप। तो मुझे लगता था यार ये डॉक्टर्स ही असली काम कर रहे हैं, पता नहीं हम क्या ही कर रहे हैं, फालतू बेकार सी चीजें कर रहे हैं, क्या होगा इससे। तो दैट्स व्हेन आई थॉट कि यू नो मे बी आई शुड ट्राई स्टडिंग। आई टुक अ सबैटिकल टू फिगर आउट कि मुझे क्या करना है लाइफ में। तो मैंने सोचा चलो अन अकेडमी या कहीं से फ्री के वो वीडियोस देख लेते हैं, 1 घंटे के, देखते हैं कैसा लग रहा है। पता चला कि हो ही नहीं पा रहा हमसे, तो हमने तो बस ऐसे ही ले लिया। तो देन आई ट्राइड दैट, मुझे तो बड़ा मजा आया, सो आई स्टडीड फॉर 10 15 डेज, मुझे और मजा आया था। आई वाज लाइक यार कर लेते हैं फिर, मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर, क्या फर्क पड़ता है, आई हैव सीन द इंजीनियरिंग लाइफ, आई हैव सीन द स्टार्टअप लाइफ, आई नो द ड्रिल, मतलब ठीक है, लेट्स बिकम अ डॉक्टर। तो आपने मतलब फुल फ्लैश प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी थी? जैसे आपने 2021 का अटेम्प्ट दिया फर्स्ट था, अगस्त, 14th अगस्त, 14th। सितंबर में एग्जाम हुआ था आपका 2021 में, आई थिंक हाँ, एमटेक एक साल आपका। अप्रोक्सीमेटली 11 12 months, मतलब बीच में आई टुक लॉन्ग ब्रेक्स, हम्म। बट ओवरऑल आई स्टडी फॉर आई थिंक 11 10 11 months। तो मतलब जब अपन कुछ स्टार्ट करते हैं तो अपन किसी को कॉन्फिडेंस में लेते हैं अपने में, जैसे पेरेंट्स आपसे पूछते हैं कि वाई अगेन, मतलब नीट क्यों आपको फिर से देना है। तो मतलब आपका तो फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट था ऑब्वियसली, पर फिर भी इतना बाद में क्यों नीट के लिए प्रिपेयर करना है? तो पेरेंट्स का कैसा रोल रहा इस सब के बीच में? आपके पेरेंट्स ने आपको क्या बोला, सपोर्टिव रहे या फिर क्या था? मतलब आपने खुद ने डिसीजन मेकिंग करी या फिर किसी को कॉन्फिडेंस में लेके आपने डिसीजन मेकिंग करी? नहीं यार, मतलब आई टेक माई ओन डिसीजन, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी क्या बोल रही है, पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, सी एवरीबडी हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव। आई डोंट ब्लेम एनीबडी फॉर देयर माइंडसेट। आई एम मोस्टली अबाउट द फैक्ट कि तुम अपना जियो, मैं अपना जीऊंगी। भाई अल्टीमेटली आई एम डूइंग थिंग्स ऑन माई ओन, तो मैं क्या प्रॉब्लम है उससे, मैं अपने लिए कर रही हूँ ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आई एम सेइंग समथिंग टू यू, सो लिव एंड लेट लिव। People in India are like, अरे क्यों करना है, they will not focus on their lives, they will focus on इर्द गिर्द की nonsense, and they basically poke their nose into other people's life। खुद का पता नहीं होता, दूसरों की जिंदगी में करने का बहुत शौक होता है। दैट इज वाई वी डोंट लैंड अप एनी वेयर एंड देन वील क्राई कि मेरा तो ये नहीं हुआ, मेरा तो वो नहीं हुआ। मेरा सिंपल है यार, मतलब अपनी जिंदगी जियो, अल्टीमेटली मरना ही है, पॉइंटलेस है। आई टोल्ड माई पेरेंट्स, दे वर लाइक क्यों करना है, आई वाज लाइक मुझे करना है। ऑब्वियसली इनिशियली दे विल नॉट बी एज हैप्पी एज नेचुरली, मतलब ठीक है, मतलब बिग डील, आई मीन क्या फर्क पड़ता है उससे, मतलब ठीक है, आई डोंट लुक फॉर वैलिडेशन। इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट आंसर, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है उससे। ओके। तो जब आपने वापस प्रिपरेशन शुरू करी तो काफी डिफिकल्ट रहा होगा ऑब्वियसली, 10 साल बाद फिजिक्स केमिस्ट्री उठाना, बायोलॉजी उठाना। बायोलॉजी तो बिल्कुल ही चली गई होगी दिमाग से, कहीं पे काम ही नहीं अरे आई होगी फिजिक्स 10 साल केमिस्ट्री बाद। भी डिफिकल्ट होता है, लोग बोलते हैं अरे आप तो इंजीनियर हम्म। हो, फिजिक्स केमिस्ट्री तो आसान होगा। भाई तुम्हें बड़ा याद रहेगा 10 साल बाद हाँ कैल्शियम के हाँ, सॉल्ट्स के बिल्कुल रिएक्शन। एग्जैक्टली। इट इज फिजिक्स, फिर भी थोड़ा बहुत तुम कॉमन सेंस लगा सकते हो, बट पीपल सेइंग कि तुम तो इंजीनियर हो, केमिस्ट्री कर लोगे, भाई करके देखना, पता चलेगा जब ऑर्गेनिक के रिएक्शन दोबारा पढ़ने पड़ेंगे ना 10 साल बाद, विदाउट बीइंग एनी टच, तब समझ में आएगा। सो इट्स ऑल हाँ। बुलशिट की हाँ ये आसान है मेरे लिए, डिफिकल्ट है। सी 3 किताबें एनसीईआरटी की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो घूम फिर के उसी में से वही क्वेश्चन आते हैं आजकल। इनफैक्ट एनसीईआरटी एनटीए हैज मेड इट वेरी क्लियर एंड इजी कि अब हम इन्हीं किताब में से यही क्वेश्चन देंगे, कभी कभी हम सॉल्ट एग्जाम्पल भी दे देंगे, उससे ज्यादा क्या चाहिए। अब मेहनत करने का पॉइंट ये है कि
10 बार एनसीईआरटी पढ़ो, टेस्ट निकल जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। कुछ कुछ ये फालतू की चीजें करनी नहीं है कि अरिहंत और पता नहीं डीसी पांडे, मुझे तो आज तक पता नहीं है किताबें, ना मैंने कभी खरीदी, ना मैंने कभी देखी, ना मैंने उनके सवाल देखे, मुझे कुछ नहीं पता। आई जस्ट नो देर आर ओनली 3 बुक्स ऑफ एनसीईआरटी, जस्ट फॉलो दैट, read it 15 times religiously, you'll be able to clear NEET and solve at least 100 mock tests। एक ही ओके। रेसिपी है उसकी। तो आपके बेसिकली जैसे प्रिपरेशन के टाइम पे आ जाते हैं, जैसे आपका बिल्कुल अब तक का जो था वो उसका कोई रोल ही नहीं था, क्योंकि आप पढ़ाई के टच में ही नहीं थे, ये सारी चीजें आपके टच में ही नहीं थी, पिछले 10 साल से छूटी हुई थी। ऑब्वियसली मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आने के बाद इंसान सब कुछ भूल जाता है, नीट के टाइम जो पढ़ा होता है। आपने तो 10 साल कुछ नहीं पढ़ा था। तो बेसिकली आपके सोर्सेस क्या क्या थे, मतलब किस चीज पे आपने रिलाई करा? और फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, मतलब फिजिक्स के लिए आपने क्या करा अपने प्रिपरेशन के टाइम? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। फिजिक्स में भी आपने एनसीईआरटी पढ़ी? क्योंकि फिजिक्स में के बारे में लोगों का ये सोचना है कि फिजिक्स की एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब सबसे कम अगर कोई इंसान नीट के उनसे प्रिपरेशन में पूछो ना, एनसीईआरटी पढ़ता जो है वो जो फिजिक्स है। AIR 1, जो AIR 1 लाते हैं उनसे पूछो कितनी इंपॉर्टेंट है। अब वही ना, लोगों को डिफिकल्ट चीज करनी ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, उनको पता है हम्म। इंपॉर्टेंट है, उन्हें बस अच्छी नहीं लगती वो किताब, और वो किताब डिफिकल्ट लगती है तो उन्हें लगता है ये सही नहीं है। दैट डजंट मीन कि वो सही नहीं है, वो किताब बहुत अच्छी है। वो किताब थोड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं लिखी गई है, आई अंडरस्टैंड। बट उसके अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करने हैं तो इधर यू स्टडी फ्रॉम HC Verma। HC Verma इज अ ब्रिलियंट बुक टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट एंड सॉल्व क्वेश्चंस। मैंने HC Verma की पीछे की पूरी पूरी एक्सरसाइजेस की है बैठ के। मतलब इट इट मैं रोज आती थी, बट करनी पड़ेंगी, देर इज नो अदर ऑप्शन। तो HC Verma भी कर सकते हो आप। HC Verma के पीछे के क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे तो आपका नीट निकलना ही है, बिकॉज HC Verma इज अ बिट हायर देन ओके। नीट। तो ऊपर ऊपर की चीजें करोगे तभी तो नीचे की चीजें आसान लगेंगी। तो एनसीईआरटी पढ़ने में आपकी अप्रोच कैसी थी? मतलब एनसीईआरटी पढ़ना, जैसे आपने खुद ने बताया, वो इंटरेस्टिंग वे में नहीं लिखी हुई, थोड़ा डिफिकल्टी काफी ज्यादा होती है स्टूडेंट्स को उसको पढ़ने में। तो क्या था, आप सॉल्व एग्जाम्पल करते थे, थ्योरी पार्ट भी उसी से पढ़ते थे, किस तरीके से आपने उसको यूज करा? यार एक एक वर्ड, स्टार्ट फ्रॉम पेज 1, चैप्टर का पेज 30 है तो 30 तक पढ़ोगे। उसमें क्या स्ट्रैटेजी होगी? मतलब लोग ये बोलते हैं एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, लाइन हम्म। वाइज पढ़नी है, और कैसे जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मार्क कर लो, जो समझ नहीं आ रहा उसको गूगल करके समझो या कोई वीडियो देख लो, जैसे किताब पढ़ते हैं वैसे नॉर्मली, जैसे देर इज आपने नथिंग। मतलब बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ी थी, सेम उसी तरीके से फिजिक्स की पढ़ी पढ़ी थी? और फिजिक्स के सॉल्व्ड एग्जांपल्स करोगे या डेरिवेशन देखोगे, कि नहीं कि डेरिवेशन का क्या फायदा, फॉर्मूला रट लेते हैं भैया। एक क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया जिसमें तुम्हें कॉन्सेप्ट लगाना हुआ, तो डेरिवेशन अगर नहीं पता होगा तो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये तो पता होना चाहिए ना डेरिवेशन क्यों और कैसे किया गया है। और वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी के अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस और कहाँ से करी थी आपने? तो मैंने एक्चुअली आकाश ऑनलाइन ज्वाइन किया हुआ था, एंड उनके जो मॉड्यूल्स होते थे, जो आई थिंक 200-300 क्वेश्चन होते हैं पीछे, वो मैं करती थी। मेरे पास और कोई सोर्स नहीं था क्वेश्चंस का। एंड जो उनकी टेस्ट सीरीज थी, बाकी मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छुआ आज तक। तो आपकी बायोलॉजी का स्कोर क्या था, बायोलॉजी का स्पेसिफिक? जैसे मैं स्कोर पूछने में काफी इंटरेस्ट है मुझे जानने में। 355 था, 360 थ्री में से। फिफ्टी फाइव ओके। हाँ, एक क्वेश्चन गलत हो गया, गलती से हो गया होगा वो वो भी। क्वेश्चन एक्चुअली गलत नहीं था मेरा, बिकॉज मैंने एनटीए को लिखा भी था। इट वाज अराउंड कि एसटीडीज कैसे फैलते हैं, टेक्निकली किसिंग से हो सकता है, बट एनटीए अब फॉलोड एनसीईआरटी, तो उनके हिसाब से नहीं होता है। तो इट वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन, बट ideally it should have been given a bonus, but that's not important, that's fine। ओके, 355 इज अमेजिंग स्कोर जो आपने स्कोर किया, 355 मतलब इतने साल के बाद में आके इतना सब कुछ करना, 355 स्कोर करना। और ऑल ओवर स्कोर आपका 670 के अराउंड था जैसे आपने बताया। 676, हाँ। 676 आपका स्कोर था। तो बायोलॉजी में एनसीईआरटी के अलावा तो कोई कुछ आजकल पढ़ता भी नहीं, आजकल पेपर भी नहीं आता। पहले पहले 4-5 साल पहले जरूर 5-7 क्वेश्चन आ जाते थे आपके एनसीईआरटी के बाहर, आजकल तो बिल्कुल क्वेश्चन आपके, जब से 100 क्वेश्चन का आपके पास 100 में से 90 करने हैं, सेक्शन बी में भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कुछ क्वेश्चन स्किप करने का हाँ, अगर नहीं आ रहा है तो वो चीज थोड़ी सी इजी हो गई है। तो उसमें तो बायोलॉजी के अलावा, बायोलॉजी में एनसीईआरटी के अलावा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। केमिस्ट्री में आपने क्या अप्रोच रखी? केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी 10 बार। हर चीज में आपने एनसीईआरटी पढ़ी है 10 बार? ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सेम आपने आकाश ज्वाइन कर रखा था तो मेरी वहां से भी स्ट्रैटेजी करी? सेम है, चैप्टर पढ़ो एनसीईआरटी से, 300 हम्म। सवाल करो उसके पीछे के, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो, कहानी खत्म। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके वो मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं समझ में आते, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, वो 300 क्वेश्चन करते हैं तो उनके 100 क्वेश्चन तो डाउट ही आ जाते हैं, 100 क्वेश्चन वो डाउट पूछने कहाँ जाए, मतलब ये डाउट सारी इसलिए दिक्कतें आते हैं क्योंकि उनके डाउट
क्लियर, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। वो क्या है, बिना हमारी क्लासेस में भी लोग थियोरी को ऊपर ऊपर से हटा के पीछे के क्वेश्चन हम्म। सॉल्व करने लगते हैं। जब तक आपको थ्योरी समझ नहीं आएगी आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। दैट मीन्स यू नीड टू वर्क ऑन थ्योरी मोर, दैट मीन्स यू नीड टू रीड एनसीईआरटी अगेन। आप समझ लो, मतलब क्वेश्चन इसलिए नहीं हो रहे ना क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, थ्योरी पढ़ के। तो हम्म। ये फिगर आउट करो उन 100 क्वेश्चन से जिसमें डाउट है कि कहाँ अटक रहे हो, कौन से चैप्टर में, कौन से कॉन्सेप्ट में, किस टाइप के क्वेश्चंस में, एंड देन रीड दैट पार्ट अगेन। ओके, तो मतलब और आपका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में आप जब टेस्ट भी देते होगे, आकाश के टेस्ट भी देते होगे, हाँ, तो उसमें आपका क्या स्कोर आता था? ऑन एन एवरेज क्या स्कोर रहता था, मतलब इससे? 70 680, 670 680। 670 680 आपका स्कोर रहता था? ठीक है, अगेन बहुत अच्छा स्कोर है। कोचिंग के पेपर तो थोड़े डिफिकल्ट भी होते हैं, नीट के पेपर से कोचिंग का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट होता है कंपेरेटिवली। तो 670 680 इज वेरी गुड स्कोर। तो अब आपके हिसाब से जैसे लास्ट के 3 महीने हैं, जब आप अपने प्रिपरेशन टाइम को याद कर पा रहे हो, जब लास्ट के जैसे 3 मंथ्स का टाइम था आपके पास में, तो उस टाइम पे बेसिकली आप ऊपर ऊपर से बता दो कि किस तरीके से आपने रूटीन आपने करा था। उसमें हर कोई अपने हिसाब से मॉडिफाई करके चेंज करना चाहिए, और वो तो जरूरी भी तो है। आप क्या करते श्योर, थे? तो 100 चैप्टर्स हैं तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के। ठीक है, बहुत सिंपल है। 30 दिन का एक महीना है तो 3 चैप्टर रोज करने हैं, एक केमिस्ट्री, एक फिजिक्स, बायो। तो अब उसको ऐसे डिवाइड कर लो, अगर फिजिक्स का बड़ा है, थोड़ा डिफिकल्ट है, तो केमिस्ट्री का आसान वाला चुन लो जो तुम्हें आसान लगता है या छोटा है। 3 चैप्टर को पढ़ना है एनसीईआरटी से एक दिन में। पीछे एग्जाम्पलर तो करना ही करना है, पीवाई क्यूज कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट लगते हैं, जो मेरे मॉड्यूल से मैंने मार्क किए हुए हैं, वो मुझे दोबारा रिपीट करना है। बहुत सिंपल है। 30 दिन में खत्म करो। हो सकता है 35 दिन लगे। रिपीट द साइकिल फॉर सेकेंड मंथ, रिपीट द साइकिल फॉर थर्ड मंथ। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। और जो लास्ट के 3 महीने में 2 से 5 के बीच में मेरा एक टेस्ट होता था एवरी डे, मैं वो देती थी। बस उतना ही है, और कुछ नहीं है। आपके हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कितनी इंपॉर्टेंस है? मतलब बच्चे बहुत बहुत नेग्लेक्ट कर देते हैं उनको। बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो यार, फॉर्मूला सिंपल है, हमें ना क्राउड में, नॉइज में खो जाते हैं। हमें लगता है 50 चीजें कर लेनी चाहिए, ये भी कर ले, वो भी कर ले, मेरा दोस्त ये कर रहा है, मेरी मामा ये कर रहे हैं, मेरे चाचा ये कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। जो स्टैंडर्ड जो किताब है एनसीईआरटी, उसको फॉलो करने से ही होगा। बाकी सब भूल जाओ। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और जो सबको पता है करनी ही चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस का बेसिकली डाउट ये है कि कितने क्वेश्चन करें और क्वेश्चन कहाँ से करें। एनसीईआरटी, कई बच्चे एनसीईआरटी अब नहीं उठाना चाहते, पूरे साल उन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो उनकी सिचुएशंस अलग हो सकती है, पूरे साल एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, चल, तो अभी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे करें? एक चैप्टर खत्म होना फिजिक्स में आपके लिए मतलब क्या है? मतलब वो थ्योरी एक पार्ट। चैप्टर है कि पूरी थ्योरी मैंने पढ़ी है, उसकी उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं, समरी देखी है, सॉल्व एग्जाम्पल देखे हैं। उसके पीछे के क्वेश्चंस अगर मुझे लगता है ऑर्गेनिक है तो मैं करूंगी। फॉर एनसीईआरटी स्पेसिफिकली एग्जाम्पलर में करूंगी। और प्रीवियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे देखूंगी, स्पेशली जो मैंने मार्क किए हुए हैं उनको सॉल्व करूंगी दोबारा। एंड अगर मुझे स्पेसिफिकली कुछ कुछ पार्ट्स, कुछ कुछ क्वेश्चंस जो मुझे पता है मुझसे नहीं होते, वो मैं दोबारा सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो लास्ट में जैसे ये सब हर कोई बच्चा, जिसकी मेरे हिसाब से सिलेक्शन की रेंज में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, पर वो लास्ट के 15 दिन में अपना सब कुछ खराब कर लेते हैं। प्रेशर हैंडल करना नहीं हो पाता, चीजें दिक्कत होती है उनको, बहुत सारी एंजाइटी होती है। तो वो चीज कैसे हैंडल करता है कोई स्टूडेंट? उसके लिए उसको कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए मेंटली? क्योंकि आपका क्या एक्सपीरियंस था लास्ट के एक वीक में, या फिर एक रात पहले एग्जाम से आपको प्रेशर फील हुआ था? एक रात पहले तो मैं सीरीज देख रही थी। ओके, आपको कोई आई प्रेशर फील स्टॉप हुआ? आई स्टॉप स्टार्टिंग 1 डे बिफोर। क्योंकि एक दिन लास्ट के घोट के एंजाइटी में सोने का कोई पॉइंट नहीं है। योर माइंड शुड बी एट रेस्ट। अगर आपने इनफ प्रैक्टिस की है, अगर आपने इनफ पढ़ाई की है, इट विल हैपन ऑन द डी डे। ये नीट कोई लास्ट मोमेंट पढ़ने वाली चीज है नहीं। पहली बात तो जो लोग ये सोचते हैं कि 2 महीने 3 महीने में नीट की तैयारी हो सकती है, अनलेस यू आर 180 IQ 190 IQ, भैया नहीं हो सकती। लेट मी जस्ट बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि भगवान नहीं हो आप। ये दिस इज अ टेस्ट विच नीड्स अ लॉट ऑफ एंड्योरेंस एंड प्रैक्टिस। ये वन टाइम टेस्ट नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार देख लिया तो कर लोगे। इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं है ये। इंजीनियरिंग में होता है ये लास्ट मोमेंट में करके फटाफट से कॉन्सेप्ट समझ के कर लिया। नीट इज एन एग्जाम विच नीड्स कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, विच नीड्स हार्ड वर्क थ्रू आउट द ईयर। तो अगर आपने वो हार्ड वर्क किया है, इट विल एनी वे गिव यू रिजल्ट। एंड इफ यू वॉन्ट टू मेक श्योर कि यू आर नॉट
फीलिंग एंजाइटी, उसके लिए लास्ट डे जो डी डे है उस पे ऐसा लगना चाहिए कि जो तुम रोज करते आ रहे हो वही करना है। उसके लिए 100 मॉक टेस्ट दो। अगर 100 मॉक टेस्ट दोगे, 2 से 5, तो तुम्हें आदत है ना 2 से 5 ब्रेन को एग्जाम लिखने की, तो उसे लगेगा ही नहीं कि तुम कुछ नया कर रहे हो। द ओनली थिंग दैट आई फेल्ट वाज कि हाँ मुझे कहीं और जाके लिखना है वो एग्जाम जो मैं रोज लिख रही हूँ। ऑफ कोर्स थोड़ी एंजाइटी होगी, बट इट विल बी ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड कंपेयर टू समबडी जिसने मॉक टेस्ट ही नहीं लिखे सोच के कि अरे नंबर नहीं आ रहे। अरे तो मॉक टेस्ट है, नीट का तो एक ही एग्जाम है, क्या फर्क पड़ता है मॉक टेस्ट खराब हो रहे तो। तो ये जैसे काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जो पार्शियल ड्रॉप करते हैं, बीएससी ज्वाइन कर रखा होता है, कोई अदर कोर्सेज करते हैं, बीडीएस वगैरह में एडमिशन ले रखा होता है, तो उनका ब्रेन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि अपना ईयर वेस्ट नहीं हो रहा है, बेसिकली अपना कुछ साथ में चलता जा रहा है। तो आपके पास तो अच्छी खासी जॉब थी, फिर जाके आप प्रिपरेशन करने आए, तो बैकअप तो आपके पास हमेशा रहा होगा, मतलब वो जॉब तो कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके नहीं, बाद में किसने कहा उस किसने कहा कि बैकअप था? मेरे पास नहीं था। नहीं, आपके पास हिम्मत चाहिए ऑप्शन था होता। ना। नहीं, आपके पास ऑप्शन था ना, एक करियर ऑप्शन है आपके पास। मैं हाँ, बेसिकली ट्रू। मेरा पॉइंट, हाँ नहीं, मैं बेसिकली वही कह रहा हूँ कि लाइफ की स्टेबिलिटी के हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपके पास हम्म। एक करियर ऑप्शन था। तो उस हम्म। करियर ऑप्शन के बावजूद भी इस मोटिवेशन के साथ में पढ़ना पूरे साल, वो कैसे, मतलब वो डेडिकेशन अपनी अपने आप कम हो जाती है जब कोई बच्चा कोई और कोर्स ही ज्वाइन कर लेता है, तो उसके दिमाग में ऐसा हो जाता है कि मेरा ईयर मतलब वेस्ट नहीं जा रहा है, मेरा कुछ ना कुछ हो रहा है साथ के साथ में, तो वो यार मोटिवेशन तो थ्रू वो तो, आउट ईयर। अगर तुम्हारा मोटिवेशन नहीं है तो तुम कर क्यों रहे हो? मत करो फिर। मतलब मेरा बहुत सिंपल है ना, तो या तो तुम कर रहे हो क्योंकि तुम्हें करना है, या फिर तुम बस कर रहे हो क्योंकि तुम्हें टिक लगाना है, या फिर तुम्हें कोई फर्क। सी यू हैव टू फाइनली रियलाइज योर सेल्फ कि व्हाट डू यू एक्चुअली वांट। इफ यू रियली वांट टू क्रैक यू विल बी एबल टू क्रैक। बट इफ यू फील कि हाँ आप आलसी हो गए हो, कॉम्प्लेसेंट हो गए हो, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज दैट इज योर ओन चॉइस। कि आपको लगता है इफ यू आर हैप्पी विद द करंट कोर्स, ऐसा हो सकता है एंड दैट इज कम्प्लीटली ओके। देन डोंट कर्स योर सेल्फ जब एग्जाम का रिजल्ट खराब है, बिकॉज यू नो कि आपने उस तरह से तैयारी नहीं की एज इफ इट्स डू और डाई। यू हैव टू वर्क लाइक दैट कि मुझे निकालना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप चिल मार रहे हो मेंटली, आई एम नॉट सेइंग चिल मारना मतलब पार्टी, अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है मे बी दिस इज माई बैकअप ऑप्शन, तो डेफिनेटली मेहनत में कमी आएगी और रिजल्ट में भी कमी आएगी। फिर यू हैव टू बी रेडी फॉर इट, मतलब व्हाई क्राई ओवर द रिजल्ट देन। समझ रहे हो आप? तो वॉज देयर एनी बैकअप ऑप्शन? अगर आपका मान लो नीट 2021 में सिलेक्शन ना होता आई तो वुड आप हैव क्या गिवन करते? 2023 अगेन। मैं तो बहुत क्लियर थी कि मेरा नेक्स्ट हो ही अटेम्प्ट। जाएगा 2023 में, पक्का हो जाएगा, बिकॉज मुझे पता था कि मैंने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है। अगर मेरा नहीं होता वो इसलिए होता कि एक साल शायद कम पड़ गया, यू नो, टू। एंड आई वॉज नॉट कीपिंग वेल इन बिटवीन लॉट, आई शिफ्टेड 2-3 हाउसेज, बहुत सारे इश्यूज थे मेरे साथ। तो एंड कोविड चल रहा था एंड आई वॉज अंडर लॉकडाउन, आई वॉज लिविंग अलोन, इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी। तो मेरे को ऐसा था कि 23 में दोबारा दे के देखूंगी, 22 में जितने मेरे मार्क्स आएंगे उससे मुझे समझ में आता है कि मुझे दोबारा देना ही नहीं। अगर मेरे इतने घटिया मार्क्स आ रहे हैं 300-400, तो मुझे नहीं पता था इफ आई कैन एक्चुअली क्लियर, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी स्ट्रैटेजी में गड़बड़ है या फिर कुछ और ही ऐसा गलत है कि मैं कर ही नहीं सकती क्लियर। बट लेट्स से अगर मेरे 550 आ जाते तो मे बी आई वुड हैव गिवन अगेन कि यार स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। बट देर आर पीपल हु कैन एक्चुअली कवर फ्रॉम 300 to 400, टिल 600-700 ऑफ कोर्स। बट मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर मेरे 300-400 मार्क्स आते तो शायद मैं दोबारा देने का सोचती भी नहीं, बिकॉज देन आई वुड हैव डन समथिंग ग्रोसली रॉन्ग। या फिर अगर मैं ब्लैक आउट हो गई होती एग्जाम में वो एक अलग चीज होती, देन आई वुड नो कि अच्छा आई नीड टू बिल्ड माई कॉन्फिडेंस मोर। तो मैं उस हिसाब से असेस करती कि चक्कर क्या है, इतने कम नंबर क्यों आए मेरे। एंड 2023 में दोबारा अटेम्प्ट देती, 2023 में नहीं होता, मे बी 24 देती, मुझे नहीं पता ऑनेस्टली। एंड 24 शायद ना भी देती, आई वुड हैव गॉन एंड डन समथिंग डिफरेंट। तो आपकी पूरी जर्नी हो गई, आपने ट्वेल्थ एग्जाम दे लिया, फिर आपने इंजीनियरिंग कर ली, आपने जॉब कर ली, फिर उसके बाद में आपने नीट का एग्जाम भी दे लिया, एमबीबीएस में एडमिशन भी हो गया, फर्स्ट ईयर भी खत्म होने वाला है। तो इस जर्नी के दौरान आपको कोई गिल्ट रहा, कोई भी कैसा भी गिल्ट किसी भी तरीके का? या तो मैं पहले, क्योंकि आप आपके जितने मार्क्स है कि डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप अगर पहले प्रिपरेशन करते हैं एमबीबीएस के लिए, नीट के लिए, तो डेफिनेटली आपका पहले सिलेक्शन हो चुका होता। जो डेडिकेशन है, जितने मार्क्स है, जो कैलिबर है, जो मुझे लगा, तो कोई गिल्ट इस बीच की इंजीनियरिंग का, या फिर नीट के प्रिपरेशन का, या फिर एमबीबीएस में आने के बाद में फर्स्ट ईयर की एक्सपीरियंस देखने के बाद में कोई गिल्ट? नहीं एक्चुअली बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अगर मैं शायद 18, मतलब जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एजुकेशन है इंडिया में, उस समय अगर मैं सपोज मेडिसिन पढ़ती तो मेरा पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता। एंड टुडे आई कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव।
एंड इंटरेस्टिंग। आई एम एबल टू अप्रोच मेडिसिन इन अ डिफरेंट वे। जैसे अभी मेरे एग्जाम्स हैं फर्स्ट से, एंड मेरे सारे बैचमेट्स एकदम परेशान घूम रहे हैं शायद कि एग्जाम में फेल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे स्ट्रेस ही नहीं हो रहा, मुझे एंग्जाइटी नहीं हो रही, बिकॉज आई एम एबल टू हैंडल इट बेटर। एंड शायद मेडिसिन जितना स्ट्रेसफुल फील्ड है, आई थिंक इट नीड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। ऑनेस्टली आपको पता ही होगा, मतलब यू आर समबडी हु हैज हाँ। गॉन थ्रू इट। तो मतलब आई फील कि इट्स गुड दैट आई एम डूइंग इट एट दिस एज, क्योंकि यार मैं ज्यादा सॉर्टेड हूँ लाइफ में। मुझे पता है कि व्हाट इज फाइन, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। मतलब ज्यादा तक क्या होगा, आई फेल इन फर्स्ट ड्रॉप, सप्ली लग जाएगी, एक महीने बाद दे दूंगी। जिंदगी तो नहीं रुकने वाली मेरी, ठीक है ना। तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अल्टीमेटली नीट पीजी से ही पीजी मिलेगा ना, उसमें कोई देख रहा है। पॉइंट इज दैट engineering helped me understand a lot of different things, and working in any startup or any company gives you this understanding of different aspects, and that can actually be very helpful if I think of a career after mbbs, because that can be a very different point of view. I mean, I don't fret about NEET PG, हो क्या होगा मेरा, MD का क्या होगा, मुझे कोई इतना चिंता नहीं होती, because being an engineer, being somebody who's worked, I can figure out at least two more ways of, sustaining myself tomorrow and doing something with medicine as a part of it. So I'm completely stress free. I'm doing medicine because I love to study and I'm very interested in medicine as a subject. I'm not doing it to earn money. Money can always be earned as a byproduct of fashion, is what I've learned in life. So there are no regrets. And this is something I always think about कि अगर मैं मेडिसिन 18 में करती तो 23 साल की उम्र में मैं डॉक्टर बनती. And I mean, no offense, but when you start earning at 23, you become independent, है ना. And your mind kinds of opens up. इन डॉक्टर्स ऐसा है कि 26 तक तो बेचारे वो एमडी एमएससी करते रहते हैं. फिर उसके बाद अगर वो सुपर स्पेशलिटी कर रहे हैं, या मान लीजिए उन्होंने एक दो ड्रॉप बीच में लिए हैं, विच इज नॉर्मल, 20 29 वही हो जाता है. सो द वर्ल्ड व्यू जो आता है ना, वो बहुत लेट आता है लाइफ में. तो वो इंडिपेंडेंस, दैट वे ऑफ थिंकिंग, एंड यू बिकम सो रेस्ट्रिक्टेड इन थॉट प्रोसेस, क्योंकि मेडिसिन इज सो हैवी कि सारा एनर्जी उसी में चला जाता है, तो तुम जीना ही नहीं सीखते. आई हैव लर्न हाउ टू लिव, एंड नाउ आई कैन चूज वॉट आई वॉन्ट टू डू एंड वॉट आई नॉट वॉन्ट टू डू, कंसिडरिंग कि मेडिसिन कितनी डिमांडिंग है. सो ओके। दैट मेक्स इट अ बिट बेटर. मतलब आई नो क्या क्या है जिंदगी में, एंड नाउ आई एम चूजिंग टू रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ कि अच्छा ये नहीं करना है या ये कर सकते हैं. लेट मी जस्ट बैलेंस माई लाइफ. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो आपने हाँ हाँ. इंजीनियरिंग कॉलेज भी की लाइफ भी देखी है, मेडिकल कॉलेज की भी लाइफ देखी है, तो विच वन इज मोर इंटरेस्टिंग आपके हिसाब से? यार इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है, मतलब आई डोंट नो एक्चुअली. मेडिकल कॉलेज में तो मैं मस्ती करती नहीं हूँ, बिकॉज माई बैचमेट्स आर 18, and although I feel very young with them, and but वही है कि मतलब अब कर लिया इतना सब, तो अब मन नहीं लगता ये सब करने में. आई फील ओल्ड एंड आई जस्ट वांट टू कम बैक होम एंड स्लीप आराम से. दैट इज माय फेवरेट हॉबी. तो आई वुड से इंजीनियर्स हैव अ बेटर ओपन माइंडेडनेस थोड़ा सा, एंड थोड़े स्टीरियोटिपिकल कम होते हैं. एंड एक्स्ट्रा करिक स्पेशली बिट्स में एक्स्ट्रा करिकुलर का स्कोप बहुत ज्यादा था. तो we had a lot of things to do apart from just studying. And medicine में क्योंकि there is a lot of course work that is there, उसकी वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर डेवलपमेंट कम रहता है आई फील. ओके। तो एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं जो मतलब वो ड्रॉप करने की वजह से थोड़ा सा हाँ. एज फैक्टर भी होता है, इंडियन सोसाइटी में एक एज फैक्टर भी होता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, जो एक दो ड्रॉप कर लेती है लड़कियां, उनको पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, या तो कोई कोर्स ज्वाइन कर लो या फिर नीट की एग्जाम की प्रिपरेशन करना छोड़ दो। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? कि क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ऑल्दो आपका फर्स्ट ही अटेम्प्ट था, पर फिर भी आप एक मोटिवेशन उन स्टूडेंट्स के लिए हो, तो आपको लगता है इज इट वर्थ इट? अब आपका एमबीबीएस फर्स्ट ईयर भी हो चुका है, तो ये एमबीबीएस इस एज में स्टार्ट करना, मेरे को पता है ये वर्थ इट है, मेरे अकॉर्डिंगली मेरे को पता है, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं, वो जो भी प्रिपरेशन करने जो एंटर करें, या फिर जो बाहर से देखते हैं, जो मेडिकल कॉलेज में भी है नहीं है, उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग होता है। तो आपके हिसाब से हाँ. ये चीज क्या है? यार मैं सच कहूंगी, मतलब सी मैं सिंस आई स्टार्टेड मेडिसिन मैंने काफी सैक्रिफाइस किया अपनी लाइफस्टाइल में. आई स्पेशली बिकॉज नाउ आई डोंट अर्न, सो आई एम लिविंग ऑन माई ओन सेविंग्स. दैट इज वन. बट ऑफकोर्स आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ स्टूडेंट परस्पेक्टिव, उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा केस अलग है.
it's a hard course. It's not going to be easy. And medicine, mm, I mean, I don't know if it should be taken as an offense. It's a very toxic field. मुझे ऐसा लगता है मेडिसिन में लोग काफी टॉक्सिक है, एंड ये सबको पता है, लोग एडमिट नहीं करना चाहते, बट engineers and professors in engineering are way chilled. They are people who will upgrade you. They will people who will push you to do things better. मेडिसिन में ऐसा होगा, तुम्हें खींच लेंगे, बिठा लेंगे, तुम सीनियर हो, मैं जूनियर हूँ, इसी में जिंदगी कट जाती है लोगों की. एंड समहाउ बहुत रेस्ट्रिक्टेड नैरो सा थिंग है, एंड बिकॉज एवरीबडी इज ओवरवर्क, एवरीबडी इज स्ट्रेस्ड, एवरीबडी इज इरिटेटेड, वो चेन ऑफ टॉक्सिसिटी चली जा रही है. ठीक है. तो मुझे नहीं पता इफ समबडी इज डूइंग दिस लाइक मी वो कितने सेटिस्फाइड होंगे, बिकॉज सबके लाइफ के गोल्स बहुत अलग है. बट ऑल आई कैन से इज कि जैसे लोग मुझे पूछते हैं कि डू आई गेट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, येस एंड नो. मोस्ट पीपल डोंट डिस्क्रिमिनेट बिकॉज आई एम सम. वो ये भी हो सकता है कि वो उस तरह से देखते हैं कि मैंने इंजीनियरिंग की है, नौकरी की है, तो मैं ड्रॉपर नहीं हूँ, ऐसा हो सकता है. बट मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है नहीं. नोबडी रियली केयर्स. ठीक है. एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग योर ओन थिंग्स, कोई इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. लोग बोलते चिढ़ाएंगे, फन बनाएंगे. नॉट, आई हैव नॉट सीन दैट. हाँ, एक आध प्रोफेसर मुझे बोलते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम तो रहने ही दो, तुम इंजीनियरिंग वापस चले जाओ, नौकरी वापस कर लो. तो उसका सोल्यूशन बस एक ही है कि यहाँ से सुनो, यहाँ से निकालो, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है, राइट? तो इट ऑल्सो डिपेंड्स हाउ वेल यू आर एबल टू अब्सॉर्ब क्रिटिसिज्म. एंड बहुत अलग हो सकते हैं सबके एक्सपीरियंसेस, तो आई कैन नॉट कमेंट फॉर समबडी इन स्पेसिफिक. तो आकृति, फाइनली व्हाट इज द योर फाइनल मैसेज फॉर नीट 2023 एस्पिरेंट्स? मतलब आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो लोग इस साल एग्जाम लिखने वाले हैं अभी 2023 साल? एनसीईआरटी जिंदाबाद. एनसीईआरटी जिंदाबाद. ओके. सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आकृति. आप आकृति का चैनल भी यूट्यूब पे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा आकृति के चैनल का. वहाँ पे कई सारी काफी सारा कंटेंट आपको नीट के रिगार्डिंग और लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपको मिलते रहेंगे, और चेकआउट कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा. सो आकृति, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. काफी एनर्जी फील हुई आपसे बात करके पूरे इस कन्वर्सेशन के दौरान. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. ऑल द बेस्ट और फॉर एग्जाम्स. थैंक यू, थैंक यू. ओके, सी यू. बाय. थैंक बाय. यू.